मारा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि उनके बहुत से अफराद, उनके बहुत से कारकुनान मिसिंग है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पे कुछ लिस्ट जारी की है। 34 लोगों की लिस्ट जारी की है जो PTI के मुताबिक मुबैना तौर पे मिसिंग हैं। लेकिन आज G4 खरीदा अपने प्रोग्राम के जरिए कुछ एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ आपके सामने लेके आ रहा है। आप इसका स्क्रीन पर भी चलते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 34 मुबैना मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रोवाइड की, जो कि उन्होंने फ़िलहाल अब तक की इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी को नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें से कम 6 से 7 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो कि मिसिंग नहीं हैं, किसी तौर पर भी मिसिंग नहीं है। उनकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। इनमें से जो 3 अफराद हैं, ये जो आप वीडियो चलते हुए देख रहे हैं, ये उन लोगों की वीडियोस हैं, तस्वीर हैं। इनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हसन खान है जो कि शुएब का वालिद साहब इनके शुएब हैं। ये जो नीले रंग की शर्ट वाला लड़का है अब्दुल बासित, इनके वालिद का नाम भी शुएब है। जो काली रंग के शर्ट का लड़का जिसकी तस्वीर अभी आप देखेंगे, ये हाशिम है जो कि हारिस का साहिबजादा है। सो तफसील मज़ीद आपके सामने मैं रख रही हूँ। 3 ऐसे अफराद थे उन 34 में से PTI के कि जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, थाना कोहसार में रखा, लेकिन उसके बाद जुवेनाइल होने की वजह से, यानी कि कम उम्र होने की वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया। इसके अलावा उनके जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। ज़ीशान है जो कि नवीद का साहिबजादा है और रेजिडेंट है चबियानो चौक दलाजक रोड पेशावर का। इनका CNIC और फॉर्म B इशू नहीं हुआ क्योंकि जुवेनाइल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इनके मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ती एक सहाफ़ी होने के नाते अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को मलूज़ खातिर रखते हुए इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनके जो एड्रेसेस हैं, वो मैं ज़ाहिरन आपको बता रही हूँ, ना हम वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये जो लड़का है, ये अपने रिश्तेदारों के घर में गया, पिंडी हवेलियाँ, 4 दिन पहले PTI के प्रोटेस्ट से। उसके बाद ये अरेस्ट हुआ अपने रिश्तेदारों के घर से और फिर उसके बाद इसको रिलीज़ भी कर दिया गया। तो ये जो 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी सब की डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। एक तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और इन डिटेल्स में ये भी समझ लीजिए कि जो 6 से 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं, और 4 ऐसे हैं कि जो जेल में नहीं हैं, जेल से बाहर हैं, पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं। तो जो 34 की लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना तौर पे मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उसमें से कम 6 से 7 लोग तो फेक निकल आए हैं। 6 से 7 लोगों के बारे में तो मैंने आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, उनके नामों के समेत उनकी वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कि उनके दर्जनों या सैकड़ों कारकुन लापता हो गए हैं या खुदा न खास्ता हलाक हो गए हैं या जाँ बहक हो गए हैं, इसका कोई सबूत, इनके कोई शवाहिद किसी भी तरह से मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये भी आपको वाज़ेह कर दें कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जो 34 की लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोवाइड की है, सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, सबका पता चल जाएगा। 6 से 7 की तो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने ले आई, बमा वीडियोज़ के और बमा उनकी तस्वीर के। जो बाकी लोग हैं उनकी भी नादरा के साथ वेरिफिकेशन का अमल जारी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं है। तो करीन कयास ये है कि ये ऐसे ही नाम लिख कर दे दिए गए, फ़र्ज़ी नाम, फ़र्ज़ी उनके वालिदैन के नाम, फ़र्ज़ी उनकी बाकी डिटेल्स, वो सब लिख के सोशल मीडिया पे डाल दी गई। लेकिन उसके बावजूद नादरा से तमाम तर वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन वो करने का सिलसिला जारी है, और जैसे जैसे खबर बतौर सहाफ़ी मेरे पास आती रहेगी वो सब आपके सामने प्रेजेंट की जाती रहेगी।
हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन भी हैं, वकील भी हैं, तर्जुमान भी हैं, ना सिर्फ इमरान खान के बानी पीटीआई के बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, मरकज़ रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं। एडवोकेट अली बुखारी साहब, ये अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कम से कम 6 से 7 वो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं विद ऑल द नेम्स एंड अदर डिटेल्स। आउट ऑफ दोज 34 जो आप लोगों ने पीटीआई ने क्लेम किया कि जी हमारे मिसिंग हैं, दे आर नॉट मिसिंग। 3 तो वो हैं, 4 वो हैं जो बाहर फिर रहे हैं पाकिस्तान में, घरों में फिर रहे हैं, गली सड़कों में फिर रहे हैं, मोहल्लों में फिर रहे हैं, अपनी जगहों पर फिर रहे हैं। 3 वो हैं कि जो जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में है, उनके नाम भी हमने यहाँ पर चला दिए हैं, तस्वीरें भी चला दी। सो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बयानिया तो गलत साबित हो रहा है ना फिर कि जी हमारे इतने मिसिंग हैं, इतने गुमशुदा हैं, इतने फ़लाँ हैं, इतने फ़लाँ, और ये सब की लिस्ट टॉक्स कमेटी को भी नहीं दी गई इसी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं फोकल पर्सन हूँ जी, मैं वर्क करूँ खान साहब का, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, नंबर 1। और नंबर 2 चीज़ ये है कि आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई, मुझे नहीं पता कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से तो आपका तलक दूर दूर तक नहीं है। और हम तो मिसिंग कह रहे हैं, सहाफ़ी के पास तो खबर आती है, सहाफ़ी के पास सोर्स भी होगा, खबर भी होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके पास जो खबर है उसकी ऑथेंटिकेसी क्या है, क्योंकि जब तक वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स को तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। आपकी 34 की लिस्ट ऑथेंटिकेटेड है, आपका क्वेश्चन आ गया, अब ऑथेंटिकेटेड है तो वो ऑथेंटिकेशन दिखा दें। लेकिन रीदा, आपका मैंने बड़ी तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से सवाल सुना, और आई होप कि आप इसी तसल्ली और इत्मीनान से मेरा जवाब भी सुनेंगे, और नॉब्स ऑफ द प्रोफेशन भी यही है मेरा ख्याल है। इशू ये है कि आपके पास कोई रिपोर्ट कहीं से भी आ गई, मैं उसको ये कहूँगा कि जी आपके पास आपके सोर्स कोई भी होगा, लेकिन मैं तो बिलीव तब करूँगा, पाकिस्तान की अवाम तब बिलीव करेगी, लॉ तब बिलीव करेगा जब वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आएगी। नंबर 1, तस्वीरें लगाने से, वीडियोस होने से तो बहुत कुछ हो जाता है, कम से कम ऐसे ना करें। एक जो डिटेल्स आएंगी, और अगर किसी को इसके ऊपर डाउट्स है, किसी को शक है, तो एक कदम आगे बढ़ें, दलेर बने, ऑनेस्ट बने, और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए जुडिशल कमीशन बना दें। हम गलत होंगे तो सामने आ जाएंगे, और कोई और गलत होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये लिस्ट प्रोवाइड क्यों नहीं की? नहीं, जिनसे आप डिमांड कर रहे हैं कमीशन बनाने की, गवर्नमेंट से, वहीं पर आपने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की अभी तक। देखें, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो फिर, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि जी हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, तो फिर आपके पास लिस्ट कहाँ से आ गई? और अगर आपके पास लिस्ट आ गई तो आपके पास ये कैसे पता चल गया कि 6 बंदे नहीं हैं? पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगी हुई है। सो द थिंग इज, लेकिन आप लोगों ने उसको बाज़ाब्ता तौर पे कमेटी के, देखिए, अब आप अगर फैसला कर चुकी हैं तो मैं तो उसका कोई इलाज नहीं कर रही हूँ। मेरे सवाल पीटीआई को चुभते हैं, लेकिन आपको नहीं चुभते। आप हमेशा सवाल को वेलकम करने वाले शख्स हैं। मैं यहाँ जवाब देने आया हूँ, क्योंकि हम लोगों से फरार नहीं हैं, हम करार ज़रूर हैं, इसलिए हम आपको आपके हर चीज़ को प्रॉपर सेटिस्फाई करके, दुनिया देख रही है, उनको बता के जाएंगे। पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से, एक वर्कर होने की हैसियत से मेरे पे फ़र्ज़ है ये, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल गुफ्तगू करूँगा। सो बात यह है कि आपने तो 2 मिनट के अंदर अपने इंट्रो में ही जो है लिस्ट भी बता दी, लिस्ट के बाद उसके अंदर से सर मेरे पास खबर आई है, मेरी इस खबर को चैलेंज, और आपने अपनी खबर को ना सर, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, आपने अपनी खबर को, मेरी इस खबर को कहीं पर भी देखिए, फिर बात आ जाती है ना, कितनी तसल्ली से सुनता हूँ आपकी बात, आप मेरे जवाब तसल्ली से नहीं सुनती। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास एक चीज़ आ गई है, आपने वो ऑन एयर कर दी है। मैं कहता हूँ जी कि इसकी तस्दीक तो अभी हुई नहीं, और आपके अपने अल्फाज हैं, मैं बोरो करता हूँ आपके अल्फाज कि आपने अभी तक गवर्नमेंट को दी नहीं। जब हमने गवर्नमेंट को दी नहीं तो उसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करेगी, या ये आपकी वीडियोस लगा देगी, तो वी आर आंसरेबल टू दैम। राइट नाउ एट द मोमेंट जो चीज़ आप कह रही हैं, अगर मैं आप ही की हर चीज़ को दुरुस्त मान लूँ, इवन एंड अदरवाइज, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, बिकॉज के ना सोर्स पता, ना ऑफिशियली किसी चीज़ पे आई वो, ना उसका कोई अता पता। अब आप कह के एकदम कह देंगे जी नहीं आप गलत हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ठीक है, कि जब ये ऑफिशियली आ जाएगी, सबूत मौजूद नहीं है। मैं तो अपनी खबर का हर सबूत प्रोवाइड कर रही हूँ, नाम दे रही हूँ। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आपका, आप ये वालिदैन के नाम दे रही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होगी, तस्वीर दे रही हूँ, मैं तो इसकी बड़ी मजीद आइडेंटिफिकेशन दे रही हूँ। मुझे तो बहुत खुशी होगी, मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको,
اور مجھے لیکن وہ بہت خوشی چونکہ- ہوگی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنے اور آپ ایز اے PW یا CW وہاں پر اپیئر ہوں اور نہیں، کہیں مجھے گے یہ صرف آپ چیزیں ایک صحافی ساری کے طور پہ رہنے دیں. صحافی کے پاس خبر آتی ہے سر، صحافی وہ بیلنس خبر چیز اگر کرتا آپ کے بیانیے کے مطابق نہیں ہو رہی تو سر صحافی کو تو مورد الزام نہ ٹھہرائیں بالکل نا نہیں پھر. ٹھہرا، ایسی بات ہی نہیں ہے. آئی ڈو ریسپیکٹ یو. ایشو یہ ہے کہ آپ کی بس ایک نیوز آئی، میں کہتا سر ہوں وہ جی آپ کے پاس نیوز کسی بھی سورس سے سر آپ آئے گی. PTI سے کہیں گے، آپ ماشاء اللہ قانون دان بھی ہیں، آپ ان سے کہیں جی ان 34 کی ساروں کے سارے ثبوت اور شواہد پرووائڈ کریں. اس لیے آئیں گے، اگر ہم لسٹ دیں گے تو شواہد کے ساتھ آئیں گے. سر وہ اور اگر ثبوت اور اسے کاؤنٹر شواہد سوال نہیں دیں گے ہے نا، نہیں آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جاتا نا. سر ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اب میں ایک ایگزامپل ہمارا دیتا کام ہوں. ہی سوال کرنا. آپ کا کام ہے میں ناز سوال صاحبہ کی کرنا، طرف بھی جاؤں گی، آپ کا کافی دیر کام ہے سے وہ سوال سن رہی کرنا. ہیں. آپ بالکل سوال کریں، لیکن اس سے تسلی سے جواب بھی سنیں اور اس کے بعد اپنا ایک پیرامیٹر بنا لیں، ایک یوٹینسل بنا لیں، ایک ایسا کہ جس کے پتہ چلے کہ ایک سوال آیا، اس کا جواب آ گیا، اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کس نے، عوام نے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، بڑا سمپل سی ایکویشن ہے. 2+2 4. اٹس ناٹ فزکس اور ٹھیک کیمسٹری. ہے. ناز بلوچ صاحبہ، آج جو خبر آئی جس کو عرفان صدیقی صاحب نے پھر اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، ایسی کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی، ثابت نہیں فائنلائز نہیں ہوئی، لیکن بہرحال خبر اپنی جگہ پہ موجود ہے صحافیوں کی، میڈیا اداروں کی، کہ جی حکومت 9 مئی پہ کم از کم کمیشن نہیں بنا رہی. پھر یہ جو میرے پاس خبر آئی ہے، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں نے شیئر کی، آپ نے بھی وہ سن لی ہوں گی، کہ 34 کی لسٹ جو کہ ٹاکس کمیٹی کو نہیں دی PTI نے، سوشل میڈیا پر دی ہے اس وقت تک. اس میں سے 6 سے 7 آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اس آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی کم از کم علی بخاری صاحب تسلیم نہیں کر رہے. سو کمیشن کا معاملہ کہاں جائے گا؟ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ یہ لسٹ آپ کو دیں یا نہ دیں؟ یہاں سے ٹاکس آگے کہاں چلیں گے؟ ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ، فرسٹ آف آل جتنا میں آپ کو جانتی ہوں اور جتنے عرصے سے آپ کی ماشاءاللہ صحافت رہی ہے اور جتنی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جرنلزم کی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے شو میں کوئی بھی چیز بغیر انفارمیشن کے اور تصدیق کے بغیر اور انویسٹیگیشن کے بغیر کبھی چلاتی نہیں ہیں. تو یہ جو آپ چیزیں شیئر کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں بہت پہلے سے معلوم تھا، اور آپ نے اس پہ انویسٹیگیشن کر کے، ورکنگ کر کے، جس طرح ان کی آپ ایک لائیو کوریج بھی دے رہی ہیں، دکھا رہی ہیں. دس از اے ریالٹی کہ ایک پروپیگنڈا کے اوپر بیس کر کے، جھوٹ کے اوپر سیاست رچا کے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے، فیک نیوز کو اچھال کے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو ایک روش تھی، وہ بہت ہی ایک منفی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی PTI نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی ہے. یہ جو رویہ ہے، یہ وہی رویہ ہے جو کبھی سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر دینا، سول نافرمانی کی بات کرنا، بلز جلا دیں گے، KP سے آ کے ہم حملہ آور ہو جائیں گے، یہ جو نفرت اور ہیٹ پالیٹکس ہے. اور جس طرح انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کچھ ویژولز ہیں جو آپ دکھا رہی ہیں، بے شمار ایسی ویژولز ہیں جو عوام پہلے ہی دیکھ چکی ہے. کیا ان سب باتوں سے بھی یہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا تھا؟ جس طرح سے ان کی اپنی مختلف جگہوں پہ ریجنز کے ہیڈ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے فور فرنٹ پہ جا رہے تھے، جو آپ نے اعجاز چودھری صاحب کو بھی سنا ہوگا، ان کی بھی جو ہے ہم نے آڈیو کلپ سنی تھی، کس طرح سے وہ خوشیاں منا رہے تھے، جو کہ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کی ہمیشہ احترام کرتی ہوں کہ ایک سینئر جو ہے وہ PTI کے پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں. لیکن یہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ جب اس لیول پہ چلے جائیں کہ توڑ پھوڑ، دنگل اور انتشار کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے، تو اپنے ہی ملک کا نقصان کر کے ایک طرف اداروں کے خلاف جس قسم کی بیان بازیاں، پھر وہ فوٹیجز جو جا کے کمانڈر ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے جو حملہ آور ہوئے اور جو سب کچھ آپ نے دیکھا. اب یہ وہ نہتے ورکرز کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن انڈر دا پلیٹ فارم آف PTI کے جھنڈے لے کے PTI کے ورکرز ہو کر اگر ان کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کیا گیا اور انہوں نے جا کے جو کچھ کیا، تو somebody has to take the ownership. یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی کر لیں اور آپ کو کل کو پوچھا بھی نہیں جائے گا. پھر آپ جھوٹ کے سہارے لے لیں کہ جی ہمارے یہ لوگ ہیں، یہ لاپتہ ہیں، ان کے فیملیز کہاں ہیں، ان کے پیرنٹس کہاں ہیں، ان کے ڈیفینیٹلی اگر کوئی لاپتہ ہوگا تو اس کے اوپر آواز تو اٹھنی چاہیے تھی نا. تو یہ جھوٹ کے اوپر صرف سیاست کر دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں جتنا نقصان خود PTI نے اپنا پہنچایا ہے خود کو، اتنا نقصان ان کو کبھی اپوزیشن نے نہیں پہنچایا. ان کے اپنے الفاظوں نے، ان کے غلط بیانوں نے
इनका जो हमेशा हर चीज़ के ऊपर जो गलत रिएक्शन होता था और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स होती थी, उसी की वजह से आज ये भुगत रहे हैं। ठीक है। आप देखें ना, खुद इमरान खान साहब कहा करते थे, इनके जो बानी है PTI हैं, वो कहा करते थे कि जी द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। तो आज जब आप देखें फराह गोगी और ये 5 कैरेट के हीरो की मसले और ये उन्हें बिलियंस और मिलियंस ऑफ पाउंड के जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ों पे जब सजाएं हुई, तो इसके आप बताइए कि यहाँ पे अभी क्या वो मानेंगे कि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड? आप बुज़दार के हवाले, फराह गोगी के हवाले ट्रांसफ़र पोस्टिंगें आपने कर दी थी। ये ओवरऑल आप हर चीज़ देख लें, ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत आसान होता है कि दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी और अटेंशन डाइवर्ट करके एक केओटिक सिचुएशन पैदा करना और सोशल मीडिया को मिसयूज करना। आज हम आप देखें कारोबारी अफराद मुतासर हो रहे हैं, आज सब मुतासर हो रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल किया गया है, फॉल्स नैरेटिव बिल्डिंग की गई है। गलत इस्तेमाल के हवाले से इसी गलत इस्तेमाल के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं लेके आई हूँ। बुखारी साहब के सामने, कौम के सामने एक दफ़ा फिर रख देते हैं, PTI के सामने एक बार फिर रख देते हैं कि 7 लोग हैं, 7 पीपल आउट ऑफ दोज 34 जो कि PTI ने एक मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट दी थी। उनके नाम मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि बुखारी साहब भी सुन लें, आप लोग भी सुन लें। जो 3 लोग जो कि इस वक्त रिलीज़ हो चुके थे, अरेस्ट हुए थे, इस्लामाबाद पुलिस ने थाना कोसार में रखा था, लेकिन जुवेनाइल होने की वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया था। उनके नाम है अब्दुल बासित, वालिद का नाम है शुएब, हसन वालिद का नाम है शुएब, हाशिम वालिद का नाम है आरिफ। इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। 3 लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं। उनके नाम तफसीलात सब आपके सामने। अवैस मरवत, वालिद का नाम है अताउल्ला, FIR नंबर है इनकी 714/24, थाना है मारगला, यहाँ पे FIR दर्ज है। दूसरे बंदे हिदायत, वालिद का नाम है आलम जान, FIR नंबर है 1195/24, कराची कंपनी का थाना। तीसरे जो मिसिंग पर्सन्स मुबैना जो कि सामने आ चुके हैं, जिनकी पता चल चुका है जेल में हैं, खलीलुल्लाह, उनके वालिद का नाम है खानम खान और FIR नंबर है 544/24, थाना सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा एक और लड़का ज़ीशान, जिसके वालिद का नाम है नवीद, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो कि रेजिडेंट है चाबियानो चौक, दलाज़क रोड, पेशावर का। CNIC फॉर्म भी इसका इशू नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के घर में गया था, पिंडी हवेलियाँ। 4 दिन पहले PTI के प्रोटेस्ट से वहाँ अरेस्ट हुआ और बाद में इसको रिलीज़ कर दिया गया। तो 7 लोग तो सामने आ गए। बुखारी साहब अब तो तस्लीम कर लें नहीं, कि बयानियां नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रोपेगेंडा। अब मैं आपको 2 चीज़ अर्ज़ करूँ। नाज मेरे लाइक माई सिस्टर एंड यू रिस्पेक्ट हर, बड़ी डिसेंट खातून है, लेकिन उनको हमने अपनी पार्टी की डिसीजन खुद करने हैं। उनके मशवरों का शुक्रिया, लेकिन उनको अपनी पार्टी को देखना चाहिए जो 3 सूबों में रैप अप हो गई है, जिसका टिकट लेने वाला कोई नहीं है। और एनी हाउ सम हाउ द अदर, हम लोग तो पॉलिसीज़ में आज भी हम 265 सीटों में सबसे ज़्यादा 2018 के इस क्रूशल 3 इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टिकट होल्डर्स पूरी पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। सो उनको तो अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए, कहाँ बेनज़ीर थी, कहाँ से शुरू हुए, किधर पहुँच के। वो चोर चोर के नारे 1990 के, असगर खान की पटिशन, वहाँ से चलूँ मैं, और वो जो तस्वीरें फेंकी गई, और वहाँ से लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, भाई ने कह दिया भाई को सजा दे दो। तो इनको तो एक लंबी दास्तान है, इनको तो खुद देखना चाहिए अपना। आप पहले अपनी पार्टी के देखना चाहिए, कहाँ गए सफ्तर अब्बासी एंड दादर जो बेनज़ीर के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, अब बात सुन लें, उसके बाद ब्रेक लीजिएगा। लेट मी, ब्रेक का वक्त हो गया ना सर लाइव प्रोग्राम में। देखें अब जल्दी से क्विकली कंप्लीट कर लें, 1-2 जुमलों में। क्वेश्चन आया, उसका रिप्रेस करूंगा, आप फिर ब्रेक ले लें, मैं उसके बाद दोबारा। नहीं, आप जवाब दे दें क्योंकि ब्रेक। देखिए इसके बाद इशू ये है कि आपने बंदों की तस्वीरें दिखा दी। भाई हम तो कहते हैं, सब कहते हैं जी 9 में ओके फाइन, हमने तो रिटर्न दिया हुआ है, हमने तो हाईकोर्ट में रिट की हुई है, हमें CCTV दे दें। नहीं, CCTV फुटेज दे दें जो आपके पास आई है। कहाँ से आई है हमें भी प्रोवाइड कर दीजिएगा जी, जहाँ पर है। हम तो कहते हैं बता दें। खान साहब ने खुद कहा डायरेक्टली, हमारी पिटीशन मौजूद है। कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट ऑफ लॉ में हमने क्या, हमें बता दें एविडेंस नहीं आई ना, उनकी भी CCTV फुटेजेस आ गई, वो तो मान लेना उसके ऊपर आ जाता सर। ब्रेक इनके ऊपर सजा होगी। अब आपने क्वेश्चन किया, आप बुलाती हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अब सुनने की अहमियत, सुनने की अहमियत सर। ब्रेक अब जब आप जिनको सजा दी ना, उनकी CCTV फुटेजेस आई जो टीवी पे दिखाई गई, एविडेंस तो आज तक आई कोई नहीं, चार्जशीट तो पता ही कोई नहीं सर। अगर अदालतों से सजाएं हो गई, उसको भी एविडेंस अगर वकील नहीं मानेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है? क्योंकि लॉ नहीं कहता, लॉ प्रिमिसिबल जो कहेगा मैं वो मानूंगा। सर इस पे अगले प्रोग्राम में डिबेट करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ आपको बुलाएंगे और अगले प्रोग्राम में इस पे तफसील से डिबेट कर लेंगे। एक चीज सिर्फ आखिरी बता दूं आपको कि 9 मई के बाद वाकया चलते चलते
जनवरी 23 के अंदर ही पर्चों के अंदर नाम आए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, जैसे आप कह रही हैं फलां 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 आए, एक हजार बंदे का नाम है एफआईआर में, यहाँ से आपको मुझे अगले प्रोग्राम में ना आप तमाम शवाहिद ले आइएगा मिसिंग पर्संस की, मैं तो लॉ हलाक शुदगान की, जाँ बहक लोगों की, नहीं सर सबकी डिटेल्स ले आइएगा, मैं आपके प्रोग्राम में चलाएंगे जितने भी लोग आपके मिसिंग हैं सर, जितने भी लोग आपके मिसिंग हैं ना, जितने भी हलाक शुदगान हैं, अगले प्रोग्राम में ले आइएगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सबकी डिटेल्स इस प्रोग्राम के जरिए हम दिखा देंगे। आपने एफआईआर मंगवा लेनी है सारी, क्योंकि आपके पास सर आप ले आइएगा ना, आपके सर आपके कारकुनान है ना, आप ले आइएगा ना, आपने पढ़ी है अभी सर, ये तो वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, आइडेंटिफाई एफआईआर में, आप तमाम गुमशुदा देखिए आपने एफआईआर मंगवानी की डिटेल्स ले आइएगा सर, मैं एफआईआर यहां लेकर आऊंगा आपके सामने, और उसके अंदर तमाम डिटेल्स ले आइएगा सर, मैं ऑनर करूंगा। उसके अंदर अगर ये लिखा हो कि 100 बंदे और हैं, 200 बंदे और हैं, जिसको मर्जी डाल दें, आपके कैमरामैन को बाहर निकले डाल दें उठा के, आप ढूंढते रहें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, नाज बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, अपनी बेइंतहा मसरूफियात में से। हुकूमत PTI के मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए, बिकॉज आज की खबर तो आई कि 9 मई पे हुकूमत गालिबन कह रही है कमीशन नहीं बन सकता, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर ज़रा आगे चल के मुझे जवाब दीजिएगा। जो अभी खबर आई एक्सक्लूसिव डिटेल्स उसकी मैंने तो पहुंचा दी कि जो 34 की लिस्ट जो कि हुकूमत को नहीं दी PTI ने, लेकिन सोशल मीडिया पर दे दी अपने मुबैना गुमशुदा मिसिंग पर्सनस की, उसमें से 7 तो आइडेंटिफाई हो गए, और बाकियों का क्या है स्टेटस? देखिए इसमें से जो 7 आइडेंटिफाई हुए उसमें से 3 जो हैं वो जुडिशल और 4 घर पे मौजूद हैं, और वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनका पता लग चुका। बाकी जो नाम इन्होंने दिए उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, कोई CNIC नहीं है, अली वल्द रहमान, मुश्ताक वल्द अहमद। तो जब तक देखिए इस नाम के तो लाखों बंदे हैं ना, आप जब तक मुकम्मल डिटेल्स नहीं देंगे, और ये आप देखिएगा ये शैम निकलेगा सारा। अच्छा। जिस तरह ये 7 बंदे हमने ढूंढ दिए, आइडेंटिफाई कर लिए सरकार ने, बाकी बंदे भी जब CNIC आ जाएगा, को पता आ जाएगा, को प्रॉपर उनके नाम वल्दियत प्रॉपरली कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं तो आपके शो के तवज्जो से PTI को चैलेंज करता हूँ कि ये जो आप मिसिंग पर्सन कर रहे हैं, जिस तरह ये 7 आपके बंदे रिकवर पता लग गया कहाँ पे ये आइडेंटिफाई हो गए हैं, बाकी भी आप कंप्लीट डिटेल दे दें तो ये आपके बाकी बंदे सबके सामने ले आएंगे कि कहाँ पे है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस दे दें, CNIC दे दें। ये झूठा प्रोपेगेंडा हर वक्त जी मिसिंग पर्सन, भाई आपके कौन से मिसिंग पर्सन है? आप लोग इतना उधम मचाते हैं असेंबली के अंदर, और हर बात पे एक झूठा बयानिया घड़ते हैं, तो डिटेल सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी। 34 की वो लिस्ट है जो कि टॉक्स कमेटी को नहीं प्रोवाइड की, ये सोशल मीडिया पे डाली गई। ये असल में सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया पे डालेंगे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो सामने बैठ के होता है। सोशल मीडिया पे जो मर्जी डालते रहो आप ये तो मैं फैक्ट चेक करके बाकायदा इसको हम रिवर्ट करेंगे ऑफिशियली। जो सोशल मीडिया पे ये मवाद डालते हैं जो जाली होता है, फेक होता है, फॉल्स न्यूज़ पे जो है वो बेस्ड होता है, इस पे कार्रवाई अता तारड़ साहब, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसके साथ जो फेक प्रोपेगेंडा है। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी। देखिए इस पे ऑलरेडी FIA बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है ना, आई बिलीव की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो आपके शो की तरफ से इनको चैलेंज किया है कि आए सामने लेके आए डिटेल, देख लेते हैं कि कितने मिसिंग पर्सन हैं। तारड़ के सामने आके बैठ जाएं, आके बैठने की हिम्मत करें, जुर्रत करें, बिल्कुल ठीक, और सामने आकर दे दें कि जी ये सबूत है अता तारड़ साहब और ये हमारे बंदे हैं, अब इनको आप रिकवर करें वगैरह वगैरह। अब आ जाइए टॉक्स की तरफ, इसी सारे पस मंजर को सामने रखते हुए कि आपकी तरफ लिस्ट भी कोई नहीं प्रोवाइड की, कुछ सबूत शवाहिद नहीं है, साथ में PTI का ये कहना है कि जब तक कमीशन नहीं बनता, अगर नहीं बनता तो फिर हम अगली मीटिंग में नहीं बैठेंगे, फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे वहीं पे। सो हुकूमत की सोच क्या है, कमीशन बना सकती है? देखिए एक तो जब कैमरा बंद होता है ना, इनसे बेहतर और कॉर्डियल लोग आपको कम मिलेंगे ये, क्योंकि अपने ट्रोल्स को और एक सपोर्टर बेस को, आपका क्या ख्याल है कि 26 नवंबर वाले धरने पे अली अमीन गंडापुर को बोतलें क्यों मारी गई, गालियाँ क्यों दी गई, वो महर शराफत नामी आदमी ने फ़ोन पे जो किया वो क्यों किया? इनका एक प्रॉपर माइंडसेट है फैशिस्ट, इनकी पार्टी के अंदर ये ट्रोल से डरते हैं, ये गालियों से डरते हैं, और फिर ये एक स्ट्रॉन्ग फेस पुटअप करते हैं। ख़वातीन के हवाले से गलत गुफ्तगू करना बड़ा ब्रेव समझते हैं अपने आप को कि जी हमने देखे ना कितनी हमने बेहुदा बात की, बड़ी हमें शाबाश मिली अपनी पार्टी में, हमने फ़लाँ को डाकू कहा, फ़लाँ को फ़लाँ कहा, कितनी पजीराई मिली। अब मसला ये है कि कैमरा जैसे बंद होता है ये कहते हैं जी हम तो आपके भाई हैं, और अच्छी बात है। मतलब कई मीटिंग्स में
ان کے بہت ہارڈ لائنرز ہمارے ساتھ ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں جیسے سگے بھائی ہیں. اچھا تو یہ ان کی ایک سیاست ہے. میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا. ضرور ایک پبلک فیس ان کا اور ہے, پیچھے اور ہے. مذاکرات کے حوالے سے تضاد نہیں ہے, یہ اس کو سیاسی منافقت نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت سخت لفظ نہیں, یہ تضاد کہہ لیں, اس کو منافقت کہہ لیں, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. بات یہ ہے کہ ان کا اندر اور ہے باہر اور ہے, اور یہ صرف ٹرول سے ڈر کے ایک سخت رویہ اپناتے ہیں. تو مجھے بتائیں نا, ابھی عدالت میں بھی جس طریقے سے خان صاحب سے ایک دو صحافیوں نے سوال کیے, ان کا کیا آگے سے منافقانہ جواب نہیں تھے, اور اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. یہ ان کی پوری پارٹی اس طرح انکلوڈنگ ان کا بانی. اب جو ٹاکس ہیں ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے. اچھا. اور میری رائے میں تو obviously کمیشن 9 مئی پہ تو اب کیس ملٹری کورٹ سے منطقی انجام تک پہنچ چکا. رحم کی اپیلیں بھی منظور ہو گئی. ATC کورٹس بھی معاملات کو چلا رہے ہیں, چلان پیش ہو چکے ہوئے ہیں, ٹرائل ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے. گنجائش تو نہیں ہے کسی بھی کمیشن کی. اچھا 26 نومبر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انویسٹیگیشن کے بعد چلان کی سٹیج آئے گی, جرا ہوگی, کراس ایگزامینیشن, سو آن. ادھر بھی گنجائش اس چیز میں ہوتی ہے کمیشن کی جہاں پہ ابہام ہو. اب کمیشن جو ہے, ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو کہ کمیشن کی فائنڈنگز آر لیگلی ناٹ بائنڈنگ. ان پہ عمل درآمد کرنا, ان کو ماننا لازم نہیں ہوتا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کوئی درمیانی رستہ نکلتا ہوا, دیکھیے پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا مثبت کردار ادا کیا, تھرو مولانا کیا. ان کے کہنے پہ شکیں ڈالی بھی گئیں, شکیں نکالی بھی گئیں, اوپر سے بوائک آؤٹ, اوپر سے واک آؤٹ, اندر سے مطلب آپ کے سامنے ہی ہے نا جی. جو مولانا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا علی گوہر نے مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے سارے کیمراز کے سامنے پاکستانی عوام کو کہا کہ 90% ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے. تو 90% اگریمنٹ شکوں کے اوپر ہوا تھا. کچھ شکیں ان کے کہنے پہ نکال دیں, یہ جیل گئے, وہاں جھاڑ پڑی. اس نے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں آگ لگاؤ, مجھے باہر نکالو, اور تم لوگ میرے پاس مسودہ لے آئے 26ویں آئینی ترمیم کا, لے جاؤ اٹھا کے. ان کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ شاک آؤٹ کیا. بٹ دیکھیے مثبت کردار ہے, ہاؤس میں بیٹھے ہیں, کمیٹیز میں بیٹھے ہیں, اچھا کردار ادا کریں, اور یہ رہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھیں گے تو حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تحریری ان کی جو ڈیمانڈز آئی ہیں اس پہ تحریری جواب ایک دے گی, اور کچھ ڈیمانڈز کے حوالے سے درمیانی رستہ نکل سکتا ہے. درمیانی رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ غور ہو رہا ہے, قانونی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس بریک ڈاؤن نہ کریں, ڈیڈ لاک نہ ہو. یہ عمل ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اچھا ہے, معاشی استحکام کے لیے اچھا ہے. تو وی وانٹ کہ بیٹھ کے کنسنسس ضرور ڈیولپ ہو, کیونکہ ہم نے بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے مساق معیشت کی بات کی, انہوں نے تب تو بات نہیں سنی تھی. مگر اب معیشت ٹیک آف کر رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, ایمرجنگ ترین مارکیٹ ہے, انفلیشن ڈاؤن لو ہے, انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے, ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں, دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں. تو پھر اس سیناریو میں ضرورت کیا ہے آپ کو اس صورتحال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر بھی ہمیں اٹین کرنی چاہیے. اس سے معاشی حالات مزید بہتر ہوں گے, سرٹنٹی ہوگی. سرٹنٹی از ویری گڈ فار دی اکانومی. ایک جو ہے وہ بغیر یقینی صورتحال ختم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاکس کے اندر ابھی بھی بڑا جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے, اور آئی سی اے وے فارورڈ. ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. یہ ٹاکس میرا خیال ہے اچھے درمیانی راستہ کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کا نکل سکتا؟ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا, اور میں اس کو خارج از امکان بالکل قرار نہیں دوں گا. بہت سارے رستے نکل سکتے ہیں, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے جس کے ذریعے جو ہے. لیکن آج تو ایک طرح سے بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر سے الٹیمیٹم دے دیا کہ جی 7 days ہم نے آپ کو دیے ہیں, ان 7 days میں کمیشن نہ بنا تو ہم چوتھی میٹنگ کے لیے پھر نہیں آئیں گے. دیکھیے تو ودن دیز 7 days کچھ چیزیں ہو جائیں گی امپروو. میرا خیال ہے کہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں, اور ودن دی 7 days ہم چاہتے ہیں کہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈس پہ ایک تحریری جواب جو ہے وہ جمع کرایا جائے, تاکہ اگلی جو بھی راؤنڈ ہو, اگلا جو بھی سیشن ہو, اس میں آمنے سامنے بیٹھ کر, یعنی کہ 4th میٹنگ تک کوئی کمیشن نہیں بن سکتا کم از کم. 4th میٹنگ تک جواب چلا جائے گا. ٹھیک, کوئی نہ کوئی جواب چلا جائے گا which will enable us to sit together. ہم اس پہ بیٹھ جائیں گے, آپس میں گفتگو کر لیں گے. ڈیڈ لاک نہیں ہوگا, یہ روانی کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا, مگر کمیشن بنے گا نہیں بنے گا اس پہ کہنا قبل از وقت. ایک بریک لیتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ایکسکلوسیولی موجود ہیں, خصوصی گفتگو کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب. آپ ایک بڑے زبردست سیاستدان بھی ہیں, بہت زبردست وفاقی وزیر تو خیر ہیں ہی, سیاستدان کے ساتھ قانون دان بھی بڑے زبردست ہیں آپ. تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو پی ٹی آئی چیلنج بھی کرنے جا رہی ہے. سو
कि किन ग्राउंड्स पे पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मेगा करप्शन स्कैंडल, सबसे मेगा रिश्वत का स्कैंडल, आपको पता है गरीदा साहिबा, पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े जरीदे अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस में करप्शन और ग्राफ केस लिखा गया है। अच्छा। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई लीगल टेक्निकलिटी, उन्होंने कहा एक्स पीएम कन्विक्टेड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नथिंग, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिखा, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं लिखा। यूरोप, अमेरिका, यूके, पूरी दुनिया में इस केस के हवाले से हेडलाइंस करप्शन की बनी है, बिकॉज विक्टिमहुड का कहीं एलिमेंट नहीं है। देखें, बात ये है कि 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, 200-200 कनाल की ज़मीन ले जाना, ट्रस्ट, मुझे ये बताएं ईदी का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, चीपा का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, इनकी अपनी पार्टी में अबरारुल हक साहब का सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट है, उसका ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, शहजाद रॉय एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, शहजाद रॉय का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? क्या उसी शख्स का ट्रस्ट बनाना मकसूद था जिसका जुर्माना अदा करने के लिए एक एनसीए की जब्त शुदा अमाउंट जो है वो जमा करा दी गई? मुझे ये बताइए, क्या एनसीए ने एक प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा जब्त किया? जवाब है हाँ। जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया? जवाब है हाँ। क्या काबीना में बंद लफाफा लाया गया? जवाब है हाँ। क्या उस बंद लफाफे के तहत वो जो पैसा एनसीए से आया था वो जुर्माना अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया? जवाब है हाँ। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल की ये पैसा गलत आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया? जवाब है हाँ। और एक हमें डॉक्यूमेंट मिला है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, एसेट रिकवरी यूनिट जिसको शहजाद अकबर हेड करते थे, उसका एक लेटर है जिसमें उन्होंने इस 190 मिलियन पाउंड को करप्शन का और रिकवरी का पैसा शो किया कि हमने ये पैसा रिकवर किया है एंड इट हैज बीन रिपैट्रिएटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है जो मंजर आम पे आया है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। और अपील करें, मगर मेरी एक और मुतालबा है आज, जो पाकिस्तान का आम शहरी है, जब उसकी अपील लगती है इनकी अपील भी उसके बाद लगे। ये नहीं हो सकता कि एक अपील जो है 2 साल से पेंडिंग और आपकी अपील आए और साथ ही लग जाए। अपील तब लगे जब उसका टाइम आए। ये अब तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं अता तारर साहब, बतौर हुकूमत, बतौर वफाकी वज़ीर, बिल्कुल, मुतालबा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो अपील वक्त में कबल वक्त आई है, वक्त में पहले आई है, वो पहले लगेगी, जो बाद में आई वो बाद में लगेगी। आप क्यों नहीं तोड़ सकते? दुनिया में जहां जहां क्यूज लगी होती हैं, ये नहीं होता कि एक वीआईपी आए और वो कहे जी क्यू तोड़ के मैंने बीच में खड़े होना है या मैंने आगे खड़े होना है। अपील लगे अपने वक्त पे। दूसरी बात ये है, अपील जब लगेगी, ये प्रोसिक्यूशन ने डिसाइड करना है कि किन ग्राउंड्स पे वो उसका जवाब देंगे। मेरा ख्याल है पीटीआई की लीगल टीम के पास अगर कानूनी जवाब होता, सीरत का सहारा ना लेते, अल्लाह माफ करे, तब देखिए सियासत में मजहब को इस कदर ले आना कि अपने डाके को, करप्शन को, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए कहना कि हम सीरत पे चल रहे थे, उस बात की सजा मिली है। आपके पास लीगल आर्गुमेंट खत्म हो गए। यस, आपके पास लीगल आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं, आप मजहब का सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात यह है, अल कादिर में कौन सी सीरत की क्लासेस दी जा रही हैं, कौन से आलिम बनाए जा रहे हैं, कौन से वहाँ पे उलमाए दीन मौजूद हैं जो मजहब का वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। या तो कोई आपने स्पेशल स्कॉलर्स लेके आए हैं जो वहाँ सीरत की तालीम दे रहे हैं। जब झूठ भी बोलने पे आते हैं तो अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह रसूल का नाम लेके, सीरत का नाम लेके अपनी करप्शन पे आप पर्दा डाल रहे हैं। इस हद तक ना जाएं। सियासत करें, आपने तनकीद करनी है, करें, लीगल आर्गुमेंट्स दें, बट ये क्या तरीका हुआ कि जी सीरत की सजा जो है वो मिल रही है सीरत पे चलने की। एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त भी खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, लेकिन सवाल बड़ा अहम है। 20 जनवरी आज है जी, ट्रंप हलफ उठा रहे हैं और सवेरे से वो पाकिस्तान में सुबह होगी तो ट्रंप अमेरिका में नए सदर बन जाएंगे। सो पाकिस्तान पे कोई असर होगा? पाकिस्तान में कोई ट्रंप कार्ड शुरू हो जाएगा? देखिए, एक तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग गए हैं उस टेकिंग पे, आपको नजर आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सुना है जी, हुकूमती भी 1-2 दार आपको शायद वहाँ पे नजर आ जाए। नकवी साहब का सुना है कि वो भी वहीं मौजूद है। लगता यही है जी, लगता यही है कि वो जी हल्फबर्दारी में लगता है कि वो होंगे। बात ये है कि हर मुल्क के साथ हमारे अपने एक ताल्लुकात हैं, और ताल्लुकात सोशल मीडिया के बयानिए पे, रेटरिक पे नहीं बनते। ताल्लुकात बनते हैं स्टेट टू स्टेट, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस, थिंक टैंक्स होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है। हर मुल्क जो है दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात रखता है फॉरेन पॉलिसी पे बेस करके। वो चंद सोशल मीडिया के बच्चों के कीबोर्ड से निकले हुए अल्फाज पे फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, अनफॉर्चुनेटली। तो ट्रंप इंतजामिया से कोई दबाव नहीं आ सकता किसी भी मैं ये समझता किस्म हूं कि का? अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अच्छे रहने चाहिए। मैं
कोई दबाव देखता नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क के मफाद में यही चीज़ बेहतर है कि एक कॉर्डियल रिलेशन दोनों मुल्क के दरमियान रहे। हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि कोई ताल्लुकात के अंदर तातुल ना आए। और उधर से भी मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ा आज हमसे प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।